नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता मामले में बैकफुट पर बीजेपी आ गई है और अब किसी भी तरह की कार्रवाई से बीजेपी बच रही है। चुनाव परिणाम तक कार्रवाई के मूड में फिलहाल तो पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल संजय गुप्ता से बातचीत कर मामले को रोकने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती है, चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि कार्रवाई से बच रही है बीजेपी। चुनाव परिणाम तक कार्रवाई के मूड में नहीं है। फिलहाल संजय गुप्ता से बातचीत कर मामले को रोकने की कोशिश में है। और उत्तराखंड बीजेपी में वोटिंग के बाद जबरदस्त कलह मच रही है और निशाने पर बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। लक्सर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कौशिक पर उन्हें हराने के लिए काम करने का आरोप लगाया और मदन कौशिक की संपत्ति तक की जांच की मांग कर दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के सभी नेताओं और प्रत्याशियों से संयम बरतने की अपील की है। धामी ने कहा कि सबने चुनाव लड़ा है और सभी का साथ मिला है। साथ ही धामी ने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। तो छोटी बात है। सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम कह रहे हैं छोटी बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन संजय गुप्ता एक बार बयान देते हैं, फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद थोड़ा वो ठहरते हैं और इसके बाद फिर से अपने बयानों की झड़ी लगा देते हैं। क्या वाकई सब कुछ ठीक है सुनील? देखिए नीलू, इसे बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी की जो फजीयत हो रही है उसको लेकर भी पार्टी टेंशन में है। और तीसरी बात, अगर आप पोलिंग परसेंटेज देखें, मतदान देखें, जो मतदान का ट्रेंड है और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सियासी दलों को सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे समय में जब एक विधायक, एक कैंडिडेट खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहा हो, गंभीर शब्द से आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में संजय गुप्ता ने जो बयान दिए, खासकर बीजेपी जैसे पार्टी में, उसे सीधे तौर पर अनुशासनहीनता कहा जा सकता है जब सीधे प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया जा रहा हो। बावजूद इसके बीजेपी अभी कार्रवाई करने से डर रही है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये भी राजनीतिक दलों को ये आशंका है कि जब सरकार बनाने की नौबत आए, जब 10 मार्च को परिणाम बाहर आएंगे तो एक एक विधायक की पार्टी को जरूरत पड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर है। संजय गुप्ता जहां खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, अन्य कई सीटों पर भी विधायकों ने, कैंडिडेट्स ने पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, भीतरघात का आरोप लगा दिया है, लेकिन बीजेपी कार्रवाई करने से बच रही है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जब 10 मार्च को मतदान होगा उस समय एक एक विधायक की, एक एक कैंडिडेट की जरूरत पार्टी को पड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी अभी कोई ठोस एक्शन के मूड में नहीं है। कोशिशें की जा रही है कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाए। कल रात भी बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, दिल्ली से देहरादून तक लगातार इस सब्जेक्ट पर बातचीत होती रही और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, खासकर संजय गुप्ता, उन्हें फिलहाल बातचीत से मनाया जाए और कोशिश ये की जाए कि 10 मार्च तक संजय गुप्ता दोबारा अपना कोई ऐसा रिएक्शन न दे। हालांकि ये भी अनुमान है, ये भी जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी इसमें कोई एक कंबाइंड बयान आज इस संदर्भ में जारी कर सकती है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी में अब जो मचा बवाल था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसने बीजेपी की टेंशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी की चिंता यह है कि उत्तराखंड में मचे इस बवाल को जल्द अगर शांत नहीं किया गया तो फिर पड़ोसी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी इसका उल्टा असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 14 फरवरी को हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में अभी भी 5 चरण का चुनाव बाकी है और यही उत्तराखंड बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है।
हरिद्वार जिले की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात के जो गंभीर आरोप लगाए, उसकी आग उधम सिंह नगर से होते हुए चंपावत जिले तक पहुंच गई। काशीपुर सीट से सिटिंग विधायक हरभजन चीमा, चंपावत से सिटिंग विधायक और कैंडिडेट कैलाश गहतोड़ी ने भी पार्टी पदाधिकारियों पर भीतरघात का आरोप लगा दिया। अब बीजेपी को डर ये है कि ये आग यूपी तक पहुंची तो वहां चल रहा चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है। माननीय विधायकगणों ने जो अपनी बात को रखा है, ये अभी सार्वजनिक करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आपको अपनी बात को रखना है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रख ले तो उचित होता। किंतु जिस तरह से जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके मन में जो कुंठा रही होगी, इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ कहा होगा। किंतु ये आरोप सीधा सीधा लगाना प्रदेश अध्यक्ष जी पर, यह बड़ा दुखदायी विषय है, चिंतन का विषय है, और इसमें पार्टी इसमें संज्ञान मिलेगी। बीजेपी में अंगारे फूट रहे हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे को खूब कैश करा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी की हताशा है, क्योंकि उनकी सरकार जा रही है और हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि विदाई तय है। अब ये वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इस अंदरूनी मामला जो है इससे भाजपा को निपटना है, लेकिन ये संकेत जो है दे दिए हैं कि भाजपा जा रही है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लेकर सेंट्रल लीडरशिप भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर इंटरनल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद बीजेपी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर सकती है, लेकिन वोटिंग के बाद सिर्फ फुटअव्वल ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर कई गुना बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद लगातार जीत के दावे हो रहे हैं। अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि चुनाव में हरीश रावत कमांडर थे और हरीश रावत ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। प्रदीप टम्टा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। लड़ाई में जो सेनापति होता है, यस और अपयस दोनों का वो भागीदार होता है। तो ये इस चुनाव अभियान के कमांडर इन चीफ हरीश रावत जी थे, अभी भी है, और कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रही है, तो जो ताज है वो उन्हीं के चेहरे पर आएगा। तो इसलिए मैं तो कहीं विवाद नहीं देखता हूँ कि कांग्रेस में हरीश रावत जी के अलावा कोई अन्य विकल्प है। और कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैंने निभाया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और कांग्रेस चुनाव में 40 से 45 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। प्रीतम सिंह ने ये बात अपने विधानसभा क्षेत्र चक्राता से लौटने के बाद कही। समझता हूं कि 40 और 45 के बीच में जो है सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब जब जो जिम्मेदारी सौंपी उसका निर्वहन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया है। और कोविड गाइडलाइंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोविड की ज्यादातर पाबंदियां हटा दी गई है। नाइट कर्फ्यू को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब राज्य में जिम, थिएटर, मॉल पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम भी पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 1 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेंटर भी खुलने जा रहे हैं। इसके आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कहा जा सकता है कि आप कोविड जिस तरह से धीरे धीरे इसके मामले कम हो रहे हैं, लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि अभी पूरी तरह से मामले खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी होगा।
बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से कल मुख्य सचिव का आदेश आया कि अब नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में नहीं होगा, इसके अलावा जो है मॉल हो, ऑडिटोरियम्स हो, सैलून हो, सभी जगह पूरी तरह फुल कैपेसिटी में सब ओपन होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम और सभी जगहों को जहां जहां पाबंदियां थी सभी पाबंदियां लगभग खत्म कर दी गई हैं और जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए थे सभी जगहों पर वो भी 1 मार्च 2022 से खुल सकेंगे। तो सरकार को जरूर ये लगा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह केसेस में कमी आई है तो राहत जरूर है, लेकिन साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, इसके अलावा जहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा है, मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और आखिरी वक्त में हमने देखा था इलेक्शन के लास्ट में फिजिकल रैलीज भी हुई उत्तराखंड में, और अब जबकि कल यह आदेश मुख्य सचिव का आया तो एक बड़ी राहत है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि वो लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में कि कहीं पर भी हालात न बिगड़े, कहीं पर भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर ना हो और जनता को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जी नीरू, बिल्कुल, जनता को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता को भी ये एहतियात बरतना होगा कि अगर छूट मिल रही है तो उसमें लापरवाही ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और देहरादून के खूबसूरत जगहों में से एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज से टूरिस्टों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड के चलते नवंबर से टूरिस्ट्स के लिए ये बंद था। FRI एक दिन में 500 टूरिस्ट को एंट्री दी जाएगी और फिर ऑनलाइन बुकिंग इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। एकड़ क्षेत्रफल में फैले FRI से पर्यटकों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। 17 फरवरी से FRI को आम पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। कोविड के चलते 26 नवंबर के बाद से FRI में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब खोल दिया गया है। प्रतिदिन करीब 500 टूरिस्ट FRI में आ जा सकेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 FRI। और उत्तराखंड में ITBP के जवानों ने 0 डिग्री से भी कम तापमान में अपना जोश दिखाया। ITBP के जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त करते नजर आए, जिनका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर ITBP के जवानों का हौसला कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए बॉर्डर पर इस तरह से गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किलों भरा रास्ता, लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ITBP के जवान। और उत्तराखंड में औली के स्कीइंग स्लोप पर स्कीइंग का अभ्यास करने देश और विदेशों से अब लोग पहुंच रहे हैं। 2021 में स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने वाली बेटी आंचल ठाकुर भी स्कीइंग करने पहुंची और जमकर यहां पर स्कीइंग स्लोप पर अभ्यास करती दिखाई दी। हम आपको बता दें कि स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीतने पर आंचल ठाकुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हौसला बढ़ाया था। और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 16 वर्ग के बालिकाओं के ट्रायल लिए गए, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से 34 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रायल में जमकर पसीना बहाया। चयनकर्ताओं ने ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 खिलाड़ियों का चयन कर उत्तराखंड की टीम गठित की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि चयनित टीम लखनऊ में 27 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय बालिका सब जूनियर प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। 3 मार्च तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका अंडर 16 चैंपियनशिप आयोजित होनी है। उसका आज ये चयन ट्रायल किया जा रहा है। पूरे प्रदेश की खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी चयन होगा, चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर लगाने के उपरांत 26 तारीख को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ की सारी बालिकाएं प्रतिभाग करने के लिए रवाना हो जाएंगी। और पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में परिवहन निगम 300 बस सिलेक्शन ड्यूटी में इसकी लगाई गई थी, जिनकी वजह से रोजाना यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आज से उम्मीद की जा रही है कि रोडवेज को अपनी बस सेवा फिर से सुचारू रूप से संचालित कर पाएगा। वैसे बसों के अधिग्रहण की वजह से रोजाना 60 लाख तक का नुकसान परिवहन निगम को हुआ है। इलेक्शन में हमारी लगभग जो है 80% गाड़ियां चुनाव में गई, निगम की और कुछ अनुबंधित साधारण बसें। तो दिक्कतें आई, लेकिन अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चुनाव से गाड़ियां वापसी आएंगी तो तैसे जो है संचालन सुचारू रूप से चल जाएगा।
और रामनगर कॉर्बेट पार्क में बसे आम डंडा खत्ते में मूलभूत सुविधाएं ना देने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भारत सरकार के वन सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, वन्य जीव संरक्षक, उत्तराखंड सरकार, कॉर्बेट पार्क निदेशक समेत बिजली विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 6 हफ्तों के भीतर सभी से जवाब फाइल करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने पूछा कि बिजली, पानी और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधा देने पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। दरअसल 2015 में आम डंडा खत्ते में बिजली और पानी का सर्वे हो गया था, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें गांव में मुहैया नहीं कराई गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।